सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपना सेशन है ये रहेगा, जो आंदोलन चल रहे थे, आंदोलन में जनजातीय आंदोलन का आज का सेशन रहेगा। राजस्थान में जो प्रमुख जनजातियां है, भील, मीणा है, गरासिया है, इन जनजातियों के द्वारा जो आंदोलन किए गए थे उनको बोलते हैं जनजातीय आंदोलन। तो आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। अपने राजस्थान में जो प्रमुख जनजातियां हैं, भील जनजाति है, मीणा जनजाति है, गरासिया जनजाति है। संजू चौधरी गुड इवनिंग। इन जनजातियों के द्वारा जो आंदोलन किए जाते हैं, जनजातियां पहले राजा की रखवाली करती थी। जनजातियां राजा के दरबार में जैसे ही राजा उनको भेजता वहां पर वो काम करने के लिए जाते थे, जैसे कर इकट्ठा करने के लिए जाते थे, ठीक है, रखवाली के लिए जाते थे। तो इस प्रकार से राजा के दरबार में जनजातियां रहती थी। तो यहां पर ये जो राजस्थान में प्रमुख जनजातियां हैं, ये राजा के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण ये था कि 1818 के अंदर राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में संधियां कर दी। जब राजाओं ने अंग्रेजों के साथ में संधियां की तो वहां पर अंग्रेजों ने कहा कि अब आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, आपके पास में जितनी भी सेना है इसकी आप छुट्टी कर दो। तो यहां पर राजा क्या करते हैं, अपने पास में जो भी सैनिक रखते हैं उनको वो नौकरी से निकाल देते हैं। और भील जनजाति मुख्यतः मेवाड़ के राजा के पास में नौकरी किया करती थी। भील जनजाति के लोग मेवाड़ के राजा की सेना के अंदर रहते थे। तो वहां पर क्या होता है, मेवाड़ से भील जनजाति के लोगों को सेना से बाहर निकाल दिया जाता है। और जब बाहर निकाल दिया जाता है तो बेरोजगार हो जाते हैं, और बेरोजगार व्यक्ति क्या करे फिर, तो वहां पर फिर राजा के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से जनजातीय आंदोलन होते हैं। प्रमुख रूप से राजस्थान में कौन कौन से जनजातीय आंदोलन होते हैं देखो। मुख्य रूप से जनजातियों ने जो आंदोलन किया था उसका नाम था भगत आंदोलन। भगत आंदोलन। इसके बाद में जनजातियों का जो आंदोलन था, दूसरा जो आंदोलन था एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन। इसके बाद में जनजातियों का जो अगला आंदोलन है वो है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन। इस प्रकार से राजस्थान में तीन जनजातीय आंदोलन हुए थे। मुख्य रूप से राजस्थान में तीन जनजातीय आंदोलन हुए थे। अब देखो यहां पर इस भगत आंदोलन में कौन सी जनजाति भाग लेती है, एक ही आंदोलन में कौन सी जनजाति भाग लेती है, मीणा आंदोलन में कौन सी जनजाति भाग लेती है, यहां पर किसके नेतृत्व में ये आंदोलन होते हैं, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक का नाम है गोविंद गिरी और एक का नाम है मोतीलाल तेजावत। गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत दोनों जो आंदोलन चलाते हैं, गोविंद गिरी ने आंदोलन चलाया भगत आंदोलन। इसी गोविंद गिरी ने भगत पंथ की स्थापना की। इसी गोविंद गिरी ने बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम जो पहाड़ी है वहां पर भीलों की सभा बुलाई, जिसमें यह कहा जाता है कि अंग्रेजों ने 17 नवंबर 1913 ईस्वी के अंदर उस सभा के ऊपर फायरिंग करवा दी, जिसमें 1500 भील मारे गए थे। और यह कहा जाता है कि उसी दिन उस गोविंद गिरी को भी वहां से गिरफ्तार कर लिया गया था। तो यहां पर इस गोविंद गिरी ने जो आंदोलन चलाया था उसका नाम है भगत आंदोलन। कौन सी जनजाति इसमें भाग लेती है, ये जो आंदोलन है किस जनजाति के द्वारा चलाया जाता है, ये भील जनजाति के द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है। भील जनजाति के द्वारा ये आंदोलन चलाया जाता है। इसके बाद में देखो ये जो भगत आंदोलन है इसको नेतृत्व कौन कर रहा था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, गोविंद गिरी। गोविंद गिरी इसका नेतृत्व करता है। इसके बाद में देखो ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन राजस्थान के किस भाग में हुआ था, किस हिस्से के अंदर हुआ था, तो ये राजस्थान के दक्षिणी भाग के अंदर ये आंदोलन हुआ था। दक्षिणी राजस्थान में।
दक्षिणी राजस्थान में यह आंदोलन हुआ था। इसके बाद में देखो अगला आंदोलन है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन का जो नेतृत्व करता है मोतीलाल तेजावत, जिस मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का बाबूजी भी कहा जाता है। इस एकी आंदोलन को भोमट भील आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। इसी एकी आंदोलन का दूसरा नाम है भोमट भील आंदोलन। तो यहां पर इसका नेतृत्व करता था मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। इसके बाद में देखो ये जो आंदोलन है इसमें भी जो जनजाति भाग लेती है वो जनजाति है भील जनजाति। इस भील जनजाति ने इस आंदोलन में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया। इसके बाद में देखो यहां पर ये जो आंदोलन है एक ही आंदोलन, ये भी दक्षिणी राजस्थान में होता है। मुख्य रूप से उदयपुर क्षेत्र के अंदर ये आंदोलन होता है, एक ही आंदोलन दक्षिणी राजस्थान। इसके बाद में देखो यहां पर अगला आंदोलन है मीणा आंदोलन। मीणा आंदोलन के अंदर जिस जनजाति ने भाग लिया वो जनजाति है मीणा जनजाति। क्यों आंदोलन होता है? क्योंकि देखो पहले मीणा जनजाति के लोग चोरियों के अंदर ज्यादा भागीदारी रखते थे। जहां पर भी चोरी होती थी इसी जनजाति का सर्वाधिक नाम आता था। तो यहां पर क्या होता है, सरकार ने, राजाओं ने, जो जयपुर रियासत है, जयपुर रियासत ने एक कानून बना दिया जिसका नाम है जयाराम पेशा कानून। जयराम पेशा कानून के तहत राजा ने कहा कि 12 वर्ष जिस व्यक्ति की मीणा जनजाति के अंदर हो गई, 12 वर्ष से अधिक आयु का जो भी व्यक्ति है मीणा जनजाति के अंदर, महिला और पुरुष को थाने में जाकर हाजिरी लगाकर आनी पड़ेगी। क्योंकि पहले दूर दूर तक जाकर वहां से चोरी करके अपने यहां पर कुछ ना कुछ वहां से उठा कर ले आते थे। तो वहां पर क्या होता है, फिर सरकार मीणा जनजाति के लिए जयराम पेशा कानून लागू कर देती है, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लागू कर देती है वहां पर। और जब वो एक्ट लागू होता है उसके बाद में 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जनजाति के महिला और पुरुष जाकर थाने में हाजिरी लगाकर आते थे। और जब हाजिरी लगाकर आते थे तो सभी मीणा तो वहां पर दोषी नहीं थे। वैसे भी ऐसा तो था नहीं कि पूरे मीणा ही चोरी करते थे, उसमें भी कुछ लोग थे। कुछ लोगों के कारण सारी जनजाति को वहां पर शर्मिंदा होना पड़ा। और जब सारी जनजाति को वहां पर शर्मिंदा होना पड़ा तो सारी जनजाति फिर क्या करती है, मिलकर उस राजा के खिलाफ, उस एक्ट के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देती है। और उसी आंदोलन को बोलते हैं मीणा आंदोलन। मुनि मगन सागर इसके नेतृत्व करता थे मुख्य रूप से। मुनि मगन सागर, इसी ने मिन पुराण लिखा था। जो मीणा जनजाति के लोग जिस किताब को पवित्र मानते हैं उसको बोलते हैं मिन पुराण। इसके बाद में देखो किस जनजाति ने भाग लिया, मीणा जनजाति ने भाग लिया। ये कहां पर होता है, ये मीणा आंदोलन है, ये होता है पूर्वी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान, और मुख्य रूप से जयपुर रियासत, यहां पर यह आंदोलन होता है। तो इस प्रकार से राजस्थान में मुख्य रूप से, मुख्यतः ये 3 जनजातीय आंदोलन है। इन्हीं के बारे में, इनकी जीवनी के बारे में मोतीलाल तेजावत है। इसके अलावा जो गोविंद गिरी है, इनकी जीवनी के बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका जन्म कहां हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो उपाधियां वगैरह है उसके बारे में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो यहां पर देखो ये प्रमुख जनजातीय आंदोलन है, भगत आंदोलन, एकी आंदोलन और मीणा आंदोलन। भगत आंदोलन, इसमें भाग लेती है जनजाति भील जनजाति। इस भगत आंदोलन के नेतृत्व करता, इसको चलाने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था गोविंद गिरी। इसके बाद में देखो ये भगत आंदोलन कहां होता है, ये दक्षिणी राजस्थान में होता है। एकी आंदोलन, इस एकी आंदोलन के नेतृत्व करता थे मोतीलाल तेजावत। इस एकी आंदोलन के अंदर सर्वाधिक भाग लेने वाली जनजाति थी भील जनजाति। और यह आंदोलन कहां पर होता है, यह भी दक्षिणी राजस्थान में होता है। मीणा आंदोलन मुनि मगन सागर इसके नेतृत्व करता थे। बागावास में इन्होंने सम्मेलन बुलाया था और वहां बुलाकर फिर मीणाओं को जागरूक किया था कि तुम्हारा कोई ऐसा समय था जिसके अंदर मीणा जनजाति का राज चलता था, बूंदी के अंदर और आमेर के अंदर। आज तुम इस रास्ते पर जा रहे हो, पीछे की हिस्ट्री उठाकर देखो, तुम राज करते थे, आज ये चोरी वाला रास्ता अपना रखे हो आप। तो वहां पर मुनि मगन सागर ने उनको जागरूक किया था बागावास सम्मेलन के अंदर। और वहां पर जागरूक होने के बाद में चौकीदार मीणा है, जमींदार मीणा है, उन्होंने शपथ खाई थी कि आज के बाद में ऐसा कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। संजू बोल रहा है 1922 में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में नीमड़ा
जो गुजरात के अंदर है वहां पर एक सभा हुई थी 1200 भीलों की। उस पर अंग्रेज अधिकारी सटल ने वहां पर उसकी सटक गई थी तो उसने वहां पर गोलियां चलवा दी थी। इसके बाद में गोविंदगिरी के नेतृत्व में 1500 भील इकट्ठे हुए थे मानगढ़ की जो पहाड़ी है उसके ऊपर। जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 के अंदर, जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद में देखो यहां पर जो जनजातीय आंदोलन है, इस जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण, इस आंदोलन के प्रमुख कारण यहां पर आपको पता होना चाहिए, बिना कारण के कोई आंदोलन नहीं होता है। जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण, जनजातीय आंदोलन के प्रमुख कारण, इस आंदोलन के प्रमुख कारण देखो यहां पर सबसे पहला कारण है संधि होने के बाद, जब अंग्रेजों की संधियां हो गई राजाओं के साथ में, संधि होने के बाद में भीलों को बेचारों को उनकी सेना से बाहर निकाल दिया, राजा की सेना से बाहर निकाल दिया। और जब सेना से बाहर निकाला तो उनके पास में रोजगार नहीं रहा, और रोजगार नहीं रहा तो फिर वो क्या करते हैं, मिलकर आंदोलन करते हैं। इसके बाद में देखो यहां पर 1818 की अंग्रेजों से संधि के बाद राजाओं ने भील जनजाति के लोगों को सेना से निकाल दिया, और जब सेना से निकाल दिया तो यहां पर बेरोजगार होकर वो क्या करते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसके बाद में देखो अगला कारण क्या था, यहां पर अगला कारण है कि इनको, इन भील जनजाति के जो लोग थे ये टैक्स लेते थे, भोलाई और रखवाली कर लेते थे, तो उनका वो जो टैक्स था वो भी बंद कर दिया जाता है। और जब वो टैक्स बंद किया जाता है तो वहां पर क्या होता है, ये मीणा जनजाति जो भील जनजाति के लोग हैं ये क्या करते हैं, आंदोलन कर देते हैं। अब देखो भोलाई कर क्या है और रखवाली कर क्या है। रखवाली और भोलाई कर है, भोलाई कर का मतलब है राजा पहले भील जनजाति के लोगों को जनता के पास में, किसानों के पास में टैक्स लेने के लिए भेजता था, और जब टैक्स इकट्ठा करके आते थे तो वहां पर फिर राजा क्या करता था, कुछ परसेंट जो इकट्ठा करके लाने वाले भील थे उनको भी देता था, तो उसको तो बोलते हैं भोलाई कर। रखवाली कर, जो भील जनजाति के लोग थे वो राजा की रखवाली करते थे, राजा के दरबार के अंदर पहरा देते थे। तो वहां पर जब अंग्रेजों के साथ में संधि हो गई तो अंग्रेज क्या करते हैं, उस राजा के चारों ओर सिपाही अपने लगा देते हैं और उन भीलों को बेचारों को बाहर निकाल देते हैं, जो रखवाली कर रहे थे उनको बाहर निकाल देते हैं, तो वो टैक्स भी उनको देना बंद कर देते हैं। उन्हीं से उनका भीलों का बेचारों का काम चल रहा था। तो फिर भील जनजाति के लोग क्या करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर राजा ने भीलों को भोलाई व रखवाली कर देने से मना कर दिया, ये टैक्स देने से मना कर दिया वहां पर। इसके बाद में देखो अगला कारण क्या है, भीलों की अलग से जनगणना करवा दी। यहां पर 1880 के अंदर, 1881 में मुख्य रूप से जो जनगणना हुई थी उस समय सबसे पहली जनगणना शुरू हुई थी 1881 के अंदर। ठीक है, तो 1800 वैसे तो 1871 में जनगणना शुरू हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी, फिर 10-10 साल से जनगणना शुरू हो गई थी। इसके बाद में देखो यहां पर 1880 में भीलों की अलग से जनगणना करवा दी। इसके अलावा भीलों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया, भील जनजाति के लोग जंगल में जाकर शिकार करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, तो राजा क्या करता है, फिर अंग्रेज और राजा मिलकर उनके शिकार पर प्रतिबंध लगा देते हैं। 1880 में
भीलों की जनगणना करवाई, तो भील नाराज हो गए। इसके अलावा भीलों की जो सामाजिक जीवन था उसके अंदर इंटरफेयर करने लग गए। भील जनजाति का जो सामान्य जीवन था, वो कैसे भी जीवन यापन कर रहे थे अपना, उसके अंदर भी वहां पर राजा और अंग्रेज इंटरफेयर करने लग गए। भील जनजाति की जितनी भी कुप्रथाएं थी उनको बंद करना शुरू कर दिया। जैसे 1853 ईस्वी के अंदर डाकन प्रथा पर रोक लगा दी गई, और जब उदयपुर के अंदर सबसे पहले डाकन प्रथा पर रोक लगाई तो वहां पर भील नाराज हो गए कि हमारे तो यहाँ पर ये प्रथा चलती है, आपने बंद कैसे कर दी। वैसे वो प्रथा गलत थी, किसी महिला को कोई भी डाकन प्रथा, डाकन घोषित नहीं कर सकता। पागल घोषित करके, उसको डाकन घोषित करके फिर उसको गांवों के अंदर घूमना पड़ता था। तो वो एक जनजाति, जो भील जनजाति की जो प्रथा थी, डाकन प्रथा, वो गलत थी। लेकिन वहां पर उस समय उन भीलों को वो प्रथा अच्छी लगती थी। जैसे पहले सती प्रथा थी, तो सती प्रथा लोगों को पहले अच्छी लगती थी, लेकिन सती प्रथा भी सही नहीं थी। किसी पुरुष के मरने के बाद में महिला मरे, ये जरूरी थोड़ी है, उसका जीवन है, जीने का अधिकार होना चाहिए महिला को। तो इस प्रकार से जो प्रथाएं थी, कुप्रथाएं थी, वो बंद होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर भील नाराज हो जाते हैं कि हमारी ये जो कुप्रथाएं हैं इनको आप बंद नहीं कर सकते। देखो, राजा ने भीलों के वन कटाई व शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा राजा और अंग्रेज क्या करते हैं, इनकी जो सामाजिक प्रथाएं हैं उनके अंदर इंटरफेयर करने लग जाते हैं। तो उनसे भी भील नाराज थे कि आप हमारी सामाजिक जो कुप्रथाएं हैं इनके ऊपर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, यहां पर हमारी जितनी भी कुप्रथाएं हैं वो चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भीलों की सामाजिक प्रथाओं पर रोक लगाई गई। तो यहां पर भील नाराज हो जाते हैं कि हमारी कुप्रथाओं पर आप रोक लगाने वाले कौन होते हो। जब डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई उदयपुर रियासत के अंदर, तो वहां पर भील जनजाति के लोग नाराज हो गए कि इस प्रकार से हमारी जो कुप्रथा है या प्रथा है उसके अंदर आप इंटरफेयर करने वाले कौन होते हो। राजा और अंग्रेजों को वहां पर भील मना करते हैं कि हमारी इस कुप्रथा को आप बंद मत करो। तो इस प्रकार से जनजातीय आंदोलन होते हैं। 1818 की जब संधियां होती है उस समय भीलों को, विचारों को राजा की सेना से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बेरोजगार होकर भील क्या करते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसके अलावा देखो, यहां पर राजा ने भीलों के 2 कर बंद कर दिए। राजा भीलों को टैक्स दिया करता था, भील जनजाति के लोग राजा से पैसे लेकर आते थे टैक्स के रूप में। तो फिर जो टैक्स राजा उन भीलों को देता था, बुलाई और रखवाली कर, दोनों कर बंद कर दिए जाते हैं वहां पर। बुलाई और रखवाली कर, एक राजा के चारों ओर उनका पहरा देते थे। भील जनजाति के लोग पहरेदार बनकर रहते थे, तो रखवाली करते थे, इसलिए उनको राजा रखवाली कर देता था। बुलाई कर, गांव गांव जाकर उस राजा का टैक्स इकट्ठा करके लेकर आते थे भील जनजाति के लोग, तो उसको बोलते हैं भुलाई कर। इस प्रकार से ये टैक्स थे, इनको बंद कर दिए जाते हैं। 1880 में भीलों की जनगणना करवाई जाती है, तो भील नाराज हो जाते हैं कि हमारी अलग से जनगणना क्यों करवाई, कुछ ना कुछ अंग्रेजों के और राजा के मन में काला है, दाल में कुछ काला है। तो वहां पर फिर ये जो भील जनजाति के लोग हैं ये क्या करते हैं, आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसके अलावा भील जनजाति के लोग बेचारे वन काट कर अपना पेट भरते थे, वन काट कर और शिकार करके अपना पेट भरते थे, तो इसके ऊपर भी पाबंद लगा दिया जाता है। इसके बाद में देखो, यहां पर जो सामाजिक प्रथाएं हैं उनके ऊपर रोक लगा दी जाती है। जिस प्रकार से डाकन प्रथा है, उदयपुर रियासत में सबसे पहली बार रोक लगाई। तो इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं जनजातियों की, इनके ऊपर जब रोक लगाते हैं तो भील जनजाति के लोग नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर फिर आंदोलन शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो, यहां पर एक व्यक्ति है
इस आंदोलन से संबंधित, इन जनजातीय आंदोलन से संबंधित, जिसका नाम है दौलत जी खींची, जिसको ढोला काका के नाम से भी जानते हैं। दौलत जी खींची, दौलत जी खींची, इसको ढोला काका के नाम से भी जानते हैं। इस दौलत जी खींची ने, ढोला काका ने सबसे पहले भीलों को संगठित करने का काम किया। तो कोई भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के भील जनजाति के लोगों को सबसे पहले एक जगह करने का, संगठित करने का प्रयास किस व्यक्ति ने किया था, तो उसका नाम है दौलत जी खींची। जवास गांव उदयपुर में इसका जन्म हुआ था। जन्म जवास गांव उदयपुर, यहां पर इसका जन्म हुआ था। इसके बाद में देखो, इसके बारे में आपको याद रखना है कि इसने सबसे पहले भीलों को संगठित करने का काम किया था। इसने सर्वप्रथम भीलों को संगठित करने का काम किया। सबसे पहले इसने भीलों को संगठित करने का काम किया। इसके बाद में देखो, जब इसने भीलों की सभा बुलाई, भीलों की मीटिंग बुलाई, तो ये जो दौलत जी खींची है, इसने भीलों की मीटिंग बुलाई, लेकिन मेवाड़ के राजा थे सज्जन सिंह, उसने क्या किया, अपने एक बंदे को भेजा कि तुम जाओ, ढोला काका है, इस ढोला काका है, इससे आप बात करके आओ। मेवाड़ रियासत में उस समय सज्जन सिंह के दरबार में उसका दरबारी विद्वान था, जिसका नाम था कवि श्यामल दास। उसी कवि श्यामल दास ने वीर विनोद पुस्तक लिखी, जिसमें यह बताया था कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। उसी कवि श्यामल दास ने यहां पर आकर इस ढोला काका से बात की कि ढोला काका, क्या परेशानी है आपकी, क्या क्या दिक्कत है, मुझे बताओ आप, राजा ने मुझे भेजा है आपकी परेशानी सुनने के लिए। तो कवि श्यामल दास जब आता है, उस समय अंग्रेज भी उस क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं, जहां पर भीलों की मीटिंग ले रहा था ये ढोला काका, जो दौलत जी खींची है, जहां पर जिस स्थान पर भीलों की मीटिंग ले रहा था, वहां पर अंग्रेज सैनिक भी आ जाते हैं। और जब अंग्रेज सैनिक आते हैं, अंग्रेज सैनिक आकर वहां पर क्या करते हैं, उस जगह पर जहां पर भीलों की मीटिंग चल रही थी, वहां पर अंग्रेजों ने एक जगह खड़े होकर सभी सैनिकों ने आवाज लगाई कि फायरिंग फायरिंग, कि आप लोग फायरिंग करो यहां पर, ताकि ये जो भील इकट्ठे हो रखे हैं ये भाग जाए यहां। और जब अंग्रेजों ने वहां पर फायरिंग फायरिंग बोला, उसके बाद में भील जनजाति के लोग भी वहीं पर थे। भील जनजाति के लोग बेचारे सोचने लगे कि ये फायरिंग फायरिंग क्या बोल रहे हैं। इंग्लिश के अंदर फायरिंग का मतलब होता है शूट करना, गोली चलाना। तो वहां पर वो जो भील जनजाति के लोग थे, वो सोचते हैं कि यदि कोई युद्ध शुरू होता है तो उसको बोलते हैं फायरिंग फायरिंग। तो भील जनजाति के लोग क्या करते हैं, उसी दिन से अपना खुद का रणघोष बना लेते हैं फायरे फायरे के नाम से, कि ये जो फायरिंग फायरिंग है, ये एक प्रकार से फायरे फायरे है, ये युद्ध शुरू करने की स्थिति होती है। तो इसमें भील जनजाति का जो रणघोष है, जब युद्ध की शुरुआत होती है, युद्ध भूमि में उतरते हैं, तो उसको बोलते हैं फायरे फायरे। ये जो फायरे फायरे है रणघोष, ये वहीं से शुरू हुआ था, जहां पर इस जगह पर दौलत जी खींची ने मीटिंग बुलाई थी, भीलों को संगठित किया था, उसी जगह पर अंग्रेजों ने वहां पर गोलियां चलाई थी। इस कारण उसको बोलते हैं फायरिंग फायरिंग, फायरे फायरे, भीलों का रणघोष, जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। ठीक है, मन में हमेशा जीत की ख्वाहिश होनी चाहिए। संजू बोल रहा है, बहुत अच्छी लाइन बोल रहा है। यदि मन में जीत की आस होगी तो नसीब अपने आप बदल जाएगा, जीत मिलेगी यदि आप कंटिन्यू रहोगे तो। यहां पर जो मेवाड़ के राजा है सज्जन सिंह, मेवाड़ महाराणा, सज्जन सिंह ने, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने
कवि श्यामल दास को दौलतजी खिंची व अंग्रेजों से बात करने भेजा। और जब यहां पर भेजा तो अंग्रेजों ने उससे पहले ही वहां पर फायरिंग कर दी थी, और अंग्रेजों ने वहां पर फायरिंग की तो उस समय उसने अंग्रेज सैनिकों ने कहा कि फायरिंग फायरिंग। उस समय उसके बाद में ये जो भील जनजाति के लोग हैं उस फायरिंग को अपना रणघोष बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछते हैं कि भीलों का रणघोष क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भीलों का रणघोष, भीलों का जो रणघोष है यह है फायरे फायरे। फायरे फायरे ये भीलों का रणघोष है। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहले भीलों को संगठित करने का काम किया था दौलतजी खिंची ने। जवास गांव उदयपुर में दौलतजी खिंची का जन्म हुआ था। इसके बाद में देखो यहां पर भीलों का रणघोष है फायरे फायरे। इसके बाद में देखो यहां पर भीलों का सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था उसका नाम था बारापाल विद्रोह। बारापाल विद्रोह, बारापाल विद्रोह ये भीलों का सबसे पहला विद्रोह था। भीलों का सबसे पहला संगठित विद्रोह था। 1881 ईस्वी में ये बारापाल विद्रोह हुआ था। भीलों का सबसे पहला संगठित विद्रोह था यह भीलों का सबसे पहला संगठित विद्रोह था। संगठित विद्रोह था। ठीक है, इस प्रकार से ये सबसे पहला भीलों का संगठित विद्रोह था। इसके बाद में देखो दो व्यक्ति गोविंदगिरी मोतीलाल तेजावत, इनके जन्म से संबंधित इनके परिवार से संबंधित एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के नाम, इनका जन्म कहां पर हुआ, किस परिवार में हुआ, इन दोनों के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। एक तरफ है गोविंदगिरी और दूसरी तरफ है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत। सबसे पहले देखो इनका जन्म, इन दोनों का जन्म कब हुआ। यहां पर गोविंदगिरी का जन्म हुआ 1858 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में मोतीलाल तेजावत है, इसका जन्म हुआ 1886 ईस्वी के अंदर। 1886 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ। ये जो गोविंदगिरी है इसका जन्म हुआ परिवार, गोविंदगिरी का जो परिवार था ये गोविंदगिरी का परिवार था बंजारा परिवार, बंजारा परिवार। और इनका जो मोतीलाल तेजावत है इनका जन्म हुआ था बनिया परिवार में, ओसवाल परिवार में। ओसवाल बनिया परिवार, इस परिवार में इनका जन्म हुआ। इसके बाद में देखो इनका जन्म स्थान, कौन से स्थान पर इनका जन्म हुआ था, तो यहां पर ये जो गोविंदगिरी है, गोविंदगिरी का जन्म स्थान, जन्म स्थान, जन्म स्थान, गोविंदगिरी का जन्म स्थान है बांसिया गांव, बांसिया गांव डूंगरपुर, यहां पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद में देखो मोतीलाल तेजावत, इनका जन्म स्थान है कोलियारी उदयपुर, कोलियारी उदयपुर।
यहां पर इनका जन्म हुआ। फिर देखो यहां पर इनका जो गतिविधि का प्रमुख केंद्र था, कौन से स्थान पर बैठकर ये आंदोलन वगैरह चलाया करते थे, इनका जो गतिविधि का प्रमुख केंद्र है वो देखो यहां पर गतिविधि का केंद्र, गतिविधि का केंद्र गोविंदगिरी की गतिविधि का केंद्र था बेड़चा गांव, डूंगरपुर। इसके अलावा देखो यहां पर जो मोतीलाल तेजावत है, मोतीलाल तेजावत एक उदयपुर जो मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत में एक ठिकाना है जिसका नाम है झांडोल ठिकाना, उस झांडोल ठिकाने के कामदार थे मोतीलाल तेजावत। उस ठिकाने के अंदर लिखा पढ़ी का काम करते थे मोतीलाल तेजावत, पढ़े लिखे थे, उस सामंत के पास में लिखा पढ़ी का काम करते थे। और लिखा पढ़ी करते करते ही इनको मन में जच गया कि ये जो भील जनजाति के लोग हैं, इस भील जनजाति के लोगों को अब जागरूक करेंगे अपन। तो ये क्या करते हैं, फिर भील जनजाति के लोगों को वहां पर जागरूक करते हैं। हाँ, संजू बोल रहा है कि इस मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। ठीक है, आदिवासियों का बाबूजी, आदिवासियों का मसीहा इस मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। ये लेब असिस्टेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक ही आंदोलन का संस्थापक है मोतीलाल तेजावत। ठीक है, तो यहां पर ये झांडोल ठिकाने के अंदर कामदार था, मेवाड़ रियासत का झांडोल ठिकाना है, वहां का ये कामदार था, झांडोल उदयपुर, यहां पर ये कामदार था। इसके बाद में देखो इन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए। गोविंद गिरी ने जो आंदोलन चलाया जिसका नाम है भगत आंदोलन, इसने मोतीलाल तेजावत ने जो आंदोलन चलाया उसका नाम है एकी आंदोलन, एकी, इसी को बोलते हैं भूमट भील आंदोलन, भूमट भील आंदोलन। इसके बाद में देखो मांग पत्र, यहां पर इसने मांग रखी, भील जनजाति के लोगों के हित के लिए इसने मांग रखी, मांग पत्र। इसने मांग पत्र के अंदर 33 मांग लिख कर दी, 33 सूत्रीय मांग पत्र। इसके बाद में देखो यहां पर मोतीलाल तेजावत है, इसने 21 सूत्रीय मांग पत्र लिख कर दी। इसको तो इस 21 सूत्रीय मांग पत्र को तो अलग से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछते हैं। इसको मेवाड़ पुकार के नाम से जानते हैं कि मोतीलाल तेजावत ने भीलों को जागरूक करने के लिए राजा के पास में 21 प्रकार की मांग रखकर उसने एक लेटर लिखकर भेजा था, जिसको 21 सूत्रीय मांग पत्र कहते हैं। और उस 21 सूत्रीय मांग पत्र को मेवाड़ पुकार के नाम से भी जानते हैं, जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है कि किसने मेवाड़ पुकार लिखी थी। मेवाड़ पुकार लिखने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है मोतीलाल तेजावत। 21 सूत्रीय जो मांग पत्र था उसी को बोलते हैं मेवाड़ पुकार, इसी को बोलते हैं मेवाड़ पुकार, मेवाड़ पुकार। इसके बाद में देखो यहां पर ये इनके जन्म से संबंधित प्रमुख घटनाएं हैं। अब देखो हत्याकांड, इनसे संबंधित 2 हत्याकांड भी आपको याद रखने हैं, इनके संबंधित 2 हत्याकांड आपको याद रखने हैं। कौन कौन से हत्याकांड है देखो, इनके कारण जो हत्याकांड हुए थे, इन्होंने जो मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के ऊपर जो फायरिंग वगैरह हुई थी जिसमें भील जनजाति के लोग मारे गए थे, वो है हत्याकांड। यहां पर हत्याकांड। अब देखो यहां पर इस गोविंदगिरी ने मानगढ़ के अंदर, वहां पर मानगढ़ धाम, मानगढ़ हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड होता है 17 नवंबर 1913 ईस्वी के अंदर। ठीक है, यहां पर मानगढ़ जो स्थान है बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा, मानगढ़ जो पहाड़ी है बांसवाड़ा के अंदर, वहां पर इस गोविंदगिरी ने भीलों की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग के ऊपर अंग्रेज अधिकारियों ने वहां पर फायरिंग कर दी, जिसमें यह कहा जाता है कि 1500 भील मारे जाते हैं। इस गोविंदगिरी को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है और यह कहा जाता है कि आजीवन कारावास इसको सुनाया जाता है और इसको गुजरात की जेल में बंद करके रखा जाता है। और जब इसने अच्छा व्यवहार रखा जेल में तो इसकी जो इसकी सजा है वो 10 वर्ष कर दी जाती है और उसके बाद में भी ये कहा जाता है कि इसको 7 वर्ष बाद में इसको रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इस गोविंदगिरी को जब रिहा किया जाता है तो ये कहा जाता है कि वहां पर अंग्रेजों ने
पहले इससे लिखवाया था लेटर पैड के ऊपर कि आप पहले हमसे वादा करो, आप लिख कर दो, इस एग्रीमेंट पर साइन करके दो कि आप दोबारा जाकर राजस्थान में, जो दक्षिणी राजस्थान है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर क्षेत्र है, वहां पर जाकर आप हमसे वादा करो कि वहां के भीलों को आप वापस संगठित नहीं करोगे, उनसे आंदोलन नहीं करवाओगे। तो फिर इस गोविंद गिरी ने कहा था कि कोई बात नहीं है, मैं आपको लिख कर देता हूं कि उस क्षेत्र में दोबारा जाऊंगा नहीं। इस कारण फिर यह कहा जाता है कि गुजरात में जेल से इनको फिर रिहा किया जाता है। इस मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। इसके बाद में देखो नीमड़ा हत्याकांड, इसके समय जो हत्याकांड हुआ था उसका नाम है नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा हत्याकांड, यह नीमड़ा हत्याकांड हुआ था गुजरात में 1922 ईस्वी के अंदर नीमड़ा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, यहां पर लगभग 1200 भील इकट्ठे हुए थे। यहां 1500 भील इकट्ठे हुए थे और यहां पर लगभग 1200 भील इकट्ठे हुए थे। इसके बाद में देखो गोविंद गिरी है, गोविंद गिरी के गुरु का नाम था राजगिरी, जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। पुंजा धीर जी इसका शिष्य था, प्रसिद्ध शिष्य था इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बारे में, इन्होंने जो आंदोलन चलाए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। आज इनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा की है। ये सारे के सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनसे संबंधित जो स्थान वगैरह है इनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ था, मोतीलाल तेजावत का जन्म किस परिवार में हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद में देखो इनका जन्म स्थान भी पूछा हुआ है, बांसिया गांव डूंगरपुर। मोतीलाल तेजावत का जन्म स्थान भी एग्जाम में पूछा हुआ है, कोलियारी उदयपुर। इसके बाद में देखो यहां पर इनकी गतिविधि का केंद्र था बेड़चा गांव डूंगरपुर। इसके अलावा इनकी गतिविधि का प्रमुख केंद्र था झांडोल ठिकाना उदयपुर। इनने आंदोलन चलाया था भगत आंदोलन, इन्होंने आंदोलन चलाया था एक ही आंदोलन। ये सारे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 33 सूत्रीय मांग पत्र और 21 सूत्रीय मांग पत्र, इसके बारे में एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। इसको मेवाड़ पुकार के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में देखो मानगढ़ हत्याकांड, इसके समय इसने जो भीलों की मीटिंग बुलाई थी वहां पर हत्याकांड हुआ जिसका नाम है मानगढ़ हत्याकांड। ये मानगढ़ हत्याकांड होता है बांसवाड़ा के अंदर 17 नवंबर 1913 ईस्वी के अंदर 1500 भील इकट्ठे होते हैं। नीमड़ा हत्याकांड गुजरात के अंदर 1922 के अंदर 1200 भील इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो आज इस जनजातीय आंदोलन की शुरुआत हुई। जनजातीय आंदोलन के अंदर जो आंदोलन के प्रमुख कारण है, पहला आंदोलन है, इन सभी के बारे में चर्चा की है। कल की क्लास के अंदर सबसे पहले गोविंद गिरी ने जो आंदोलन चलाया था भगत आंदोलन, इसके अलावा जो इसने संत सभा बनाई थी उसके बारे में, कब संत सभा बनाई थी 1883 ईस्वी के अंदर संत सभा का गठन किया था इसने, भगत पंथ की स्थापना की थी इसने। ठीक है, इसके बारे में यह भी याद रखना इसने भगत पंथ की स्थापना की थी, भगत पंथ। यह भी एग्जाम में पूछते हैं कि गोविंद गिरी ने किस पंथ की स्थापना की, तो इसने भगत पंथ की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। ठीक है, तो बाकी इनके बारे में जो डिटेल है, इनके बारे में जो चर्चा है अगली क्लास के अंदर करेंगे। बारापाल विद्रोह 1881 में सबसे पहला विद्रोह हुआ था, इसी में सबसे पहले भील सर्वाधिक इकट्ठे हुए थे। ठीक है, ये 3 जनजातीय आंदोलन है। यहां पर कल सबसे पहले चर्चा करेंगे भगत आंदोलन के बारे में, गोविंद गिरी ने कौन कौन सी गतिविधियां की थी उसके बारे में, उसके बाद में एक ही आंदोलन के बारे में, और उसके बाद में जयराम पैसा कानून है, क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। बागावाद सम्मेलन है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कल की क्लास में जनजातीय आंदोलन है, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे।